हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 की, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? 1.3 का एक प्रमेय दिया गया है। प्रमेय नंबर 1.3 ही है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है और P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको ये प्रमेय बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यदि ये प्रमेय याद नहीं रहेगा तो आपसे जो एक्सरसाइज भी पढ़ने वाले 1.3 यह बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस प्रमेय को समझते हैं थोड़ा सा, कैसा है क्या है। ठीक है, क्या कहता है प्रमेय 1.3 में? मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। हमको एक P मानना है कि अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो समझिए क्या है। मान लिया जाए कि ए कोई संख्या है, ए के अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले तो मैं मानता हूँ कि वो P1 है, P2 है, P2 है, P3 है, अप सो ऑन Pn है। ये कोई अब एक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारे पास, जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकाल दिए हमने? P1, P2, P3, Pn निकाल दिए। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखिए, अब क्या कहता है वो कि अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब कहता है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड करती है। P क्या करती है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर देती है P, तो P ए को भी डिवाइड करता है या करेगी। ये बात हमको याद रखना है। तो समझो कि इसको कैसे, एक मैं मैथमेटिकली एक नंबर ले लेते हैं, उससे समझते हैं। मैं मानता हूँ, मैंने माना कि यहाँ पर 12 कोई ऐसी संख्या है जो ए है, ये धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास 12। ठीक है, अब 12 के अगर अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या क्या होते हैं बेटा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और स्वयं 12 भी होगा। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब ध्यान से देखिए, अब अगर मैं इसकी बात ये तो टोटल गुणनखंड होगा ना। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो बेटा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। अब अगर अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये तो हमने गुणनखंड निकाले ना, अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड निकालते आ जाता होगा आपको। कैसे निकालेंगे? ये 12 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो क्या क्या निकल गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये अभाज्य इंटू 3, ये अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब देखिए कि जब इस 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? ये 2 भी हो गया और 3 भी हो गया, मतलब ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, मान के चलो। जहाँ से मैं कोई भी एक अभाज्य गुणनखंड P ले लेता हूँ, P = 2 ले लिया या P = 3 ले लिया। अब समझो, तो मैं ये कहता हूँ कि ये P यानी कि 2 मान के चलो, 2 12 को डिवाइड करता है, यस करेगा, 6 टाइम कैंसल आउट कर देगा। तो भैया 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा, और ये जो 2 है 144 को भी डिवाइड करेगा। देखो 7 दूनी 14 है ना, और कितना हो गया? 2 दूनी 4, 72 दूनी 144। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब समझो कि अगर इस प्रमेय को हमको याद क्यों रखना है, ये आगे समझ में आ जाएगा आपको क्यों रखेंगे, कैसे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मानना है कि P एक अभाज्य संख्या हो गई, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कहता है कि यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये देखो अभी यहाँ हमने देखे थे P = 1 लिए थे, तो P यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P बेटा ए को भी डिवाइड करेगा। ये बात आपके समझ में आ गई ना। और एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। देखिए मैं मान लेता हूँ, एक संख्या लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात करें कि 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 = इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल जाएंगे? 3 होगा और 5 होगा। तो भैया अगर मैं यहाँ चलो 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अब अगर 15 के स्क्वायर की बात करें, 15 का स्क्वायर निकालें 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना होता है? तो देख लो 15 का वर्ग निकाल देते हैं हम यहाँ पर। 15 5 75 की 5 7 15 एकम 15 और 7 225। ठीक है, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 225। 225 को कौन डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करता है, यस, इकाई का अंक 5 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो जब इस 5 से यानी इस P से, P क्या था? P तो था ही अभाज्य गुणनखंड, था कि नहीं P? तो क्या होगी? इस 5 से ये एक 225 कटता है, इसका मतलब ये 5 से 15 भी कटेगा। ठीक है, यही तो कहा कि यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो पी ए को भी डिवाइड करेगी जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो वेरी गुड। अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर, जब इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं तो अब इसका हम बात करेंगे प्रमेय नंबर 1.4 की, कि प्रमेय 1.4 क्या कहता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान समझिएगा इसको, प्रमेय 1.4 को। और 1.4 जिसके समझ में आ जाएगा उससे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, समझेंगे बहुत ही अच्छे से, ध्यान से देखो क्या कहता है प्रमेय 1.4 में। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या कहा प्रमेय 1.4 में, कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th का। ये क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, IMP। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना है ना। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज कर करके एक बार देखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके हल को में कैसे लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको मानना है, माना कि √2, अभी हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो विरोधाभास मान लेते हैं, कि माना कि √2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P अपान, या फिर आप P अपान क्यों ना बोलते हुए A अपान B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A व B सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, संख्याएं है, वह b इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहा, ये जैसी थ्योरी लिखा हूँ हर क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। क्या कहता है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमको अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन मानने क्या है, आपको परिमेय मानना है, जिसे A अपान B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A व B सह अभाज्य संख्याएं है, वह B इज नॉट इक्वल टू 0, B के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सहभाज्य संख्या समझती है आपको, सहभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं या वे संख्याओं का युग्म जिसमें, जिसके अगर अभाज्य, अगर मैं गुणनखंड निकालूं है ना, तो उसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हमने ये बात ले ली कि यहाँ पर जैसे हम कहते हैं 15 और 17, चलो 15 के अगर हम निकालें तो 1 है ना, 1 हो गया, 3 हो गया है ना, 1 3 5 और 1 3 5 15। ठीक है, 17 का निकालेंगे तो 1 और 17 ओनली। तो देखो यहाँ पर 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों जो संख्याओं का युग्म है वे ही क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, चलो इसको क्लीन कर देते हैं बोर्ड में। तब क्या कर सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू A अपान B, A अपान B, या लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो भी यदि वर्ग करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा, मतलब 2 रहेगा, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, A का भी वर्ग होगा और B का भी वर्ग हो जाएगा। इसका ट्रांसफर इधर कीजिए है ना, B स्क्वायर का ट्रांसफर इधर, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2B स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कहेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बेटा, कि
यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो 2 है, 2a² को विभाजित करता है, अतः क्या हो जाएगा, अतः 2a को भी विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि ये जो 2 है a² को डिवाइड करेगा या करता है, अतः 2 किसको करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं, पुनः मान लिया हमने कि a² इज इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पर 2c, सॉरी a² नहीं, a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू कितना हो गया 2c। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 दिख रहा है आपको, तो a की जगह देखो क्या 2c रखूँगा तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा आपका 2b²। अब देखिए ये 2c का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर है, मतलब 4c² इज इक्वल टू 2b²। 2 से 4 2 टाइम कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 2c² इज इक्वल टू b²। तो अब यहाँ इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, 2b² को दिख जा रहा है आपको, देखो 2 का इधर ट्रांसफर करूंगा तो b² को डिवाइड करेगा, है ना। ये आपको दिख रहा है कि ये देखो 2c² का क्या है यहाँ पर के साथ गुणनखंड है, तो ये भी देखो दोनों इक्वल है, तो मतलब 2b² को डिवाइड करेगा, तो 2b² को क्या करता है, विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि इस 2 ने a² को भी डिवाइड किया, साथ ही साथ a को भी डिवाइड किया, तो अब a को डिवाइड कर दिया इस 2 ने, और इस 2 ने b को भी डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारी एक कंडीशन गलत हो गई कि a व b कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या। गलत हो गई ना। अगर देखो सहभाज्य संख्या मतलब क्या बताया था मैंने कि ये a व b किन्हीं भी दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसके में जो गुणनखंड होते हैं, जिनके गुणनखंडों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 भी तो गुणनखंड मिल गया उभयनिष्ठ, तो ये सहभाज्य संख्या प्राप्त हुई क्या, नहीं। अतः हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः, या यहाँ लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना गलत है। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात एक देखिए, और दूसरा तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे a व b सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अतः विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये मैथ्स। ये जिसके समझ में आ गई होगी उसकी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। जिसको अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को बार बार पॉज कीजिए और उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आ गया वैसे ही क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन जिसके समझ में नहीं आया था तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, और ये अगर समझ में आ गया
तो ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके हल को समझेंगे हम। हल में सबसे पहले वही मानेंगे कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या या संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं है, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्याएं है, व b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर देखिए कि माना करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a व b सहअभाज्य संख्याएं है, वह b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बता चुका हूँ सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो a व b एक सहअभाज्य संख्या है, वह b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए तब हम इस √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप, तो देखो क्या हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसल, b स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर का ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तब आप क्या कह सकते हैं, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो 5 है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 5 होगा ये a को भी विभाजित करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। पुनः मान लेते हैं, पुनः माना कि a इज इक्वल टू 5c। अब अदर 4 मान लो c, है ना। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी को कि देखो ये 5 क्या करेगी, ये 5 a स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर रही है, ये समझ में आता है कि नहीं। देखो कैसे, मैंने कहा कि ये इक्वल है और ये 5 b स्क्वायर का क्या है, एक b स्क्वायर के साथ क्या है, गुना में है, मतलब कि a का क्या है, a स्क्वायर का क्या है, एक गुणनखंड है। जब a स्क्वायर का एक गुणनखंड है मतलब a स्क्वायर को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो वैसे ही जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगी तो वो a को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो क्या हो गया, अब पुनः मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5c हो गया। अब इस a इज इक्वल टू 5c हो गया, तो इस a की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो क्या होगा देखिए, देखो समीकरण नंबर 1 ये है, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह रखेंगे हम 5c ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि ये देखो a का स्क्वायर है। ठीक, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये c का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 5 से 25, 5 टाइम कैंसल आउट, तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण हम अब 2 से देखते हैं क्या होगा कि देखो ये 5 b को स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये लिखेंगे 5 b स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः हम कह सकते हैं अतः 5b को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब देखिए कि 5b को भी डिवाइड करेगी, तब समझते हैं
इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो अब हमको देखो कि ये जो 5a को भी डिवाइड कर रही है और 5b को भी डिवाइड कर रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। तो अब हम क्या कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि ए व बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हल थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ कि आप हर बार अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका हल कैसा होगा। देखो यहाँ थोड़ा सा अलग आ गया है, 3 + 2 √5। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। देख यहाँ लिख लेते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b एक सहभाज्य संख्या है, जहां a व b एक सहभाज्य संख्या है व b इज नॉट इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा बेटा कि 3 + 2 √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। अब देखिए कि हम इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, इसका ट्रांसफर इधर तो कितना हो जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3 एंड 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो √5 इज इक्वल टू a/b -3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से जो करनी 5 है, करनी 5 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे समीकरण 5 से कि समीकरण 1 से कि जो अब हम बात कर लेते क्या हो गया कि समीकरण 1 से करनी 5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है, या करनी 5 को बोलो या आप ये कह सकते हैं, इधर से ले लेते हैं ना कि a/b -3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या होगा अतः हम कह सकते हैं, अतः जब ये परिमेय संख्या होगी तो इक्वल है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अतः करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु हमने माना था कि ये 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये देखो कि ये भी परिमेय हो गई और ये भी परिमेय। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये जो टर्म थी ये तो देखो ये एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये परिमेय संख्या हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि करनी 5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः विरोधाभास की स्थिति के कारण कह सकते हैं कि या कारण कहा गया असत्य है, अतः
करनी 5 अतः 3 + 2 करनी 5 यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना सा हमको बनाना है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन है 7/5 और थर्ड है 6 + √2। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सेकंड और थर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले को अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या कहता है कि 1/√2 है ना। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, व b इज नॉट इक्वल टू 0, व b इज नॉट इक्वल टू 0, तब 1/√2 इज इक्वल टू a/b। इस 2 का सॉरी, अब देखो कि हम अब ये 1/2 है, अब मैं इसको ऊपर ले के चलता हूँ। ठीक है, समझना अच्छे से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 इज इक्वल टू b/a। देखो यहाँ पर अंश का हर और हर का अंश कर दिया, तो यहाँ पर भी अंश का हर और हर का अंश कर सकता हूँ मैं। अब देखिए इसको दे देते समीकरण नंबर 1। अब इसको बोलेंगे समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 में या समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से कि b/a एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √2 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देख लीजिए कि b/a एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु विरोधाभास के कारण या विरोधाभास के कारण कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः आप कह सकते हैं, अतः √2 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे कि √2 एक क्या हो जाएगी? सॉरी, जिससे अतः √2 नहीं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार से 7/5 को निकाल सकते हैं आप, फिर 6 + √2 को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।